गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा कोरिया सब है, पढ़ते नहीं है घर पे। हाँ हाँ, इसको सही से सुनाई कहाँ है। चलो देखो, 5वां क्लास है आज का। हाँ खाली पिछले क्लास में लास्ट क्या बताए थे? जटिल अभिक्रिया, आणविकता बता रहे थे। कमेंट लास्ट में बनाएंगे बेटा। ये बताए थे कि आणविकता और उसकी कोटि क्या होती है, बराबर होती है। हर एक अभिक्रिया के लिए आणविकता और कोटि बराबर, लेकिन ऐसा हर जगह हो संभव नहीं। कब संभव नहीं होता है? कार्बनिक रिएक्शन में। तो एक पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट लिखिए। प्रायः प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता समान होती है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। है। कब नहीं होगा? तो एग्जाम्पल देखिए। H2O प्लस CH3COOH, इससे क्या बनता है? ये एसिटिक एसिड है, चाहे एक ईथर का एग्जांपल ले लेते हैं। इधर भी कुछ लगा दो, C2H5, तो ये बन जाएगा C2H5OH प्लस CH3COOH। होता क्या है, यहाँ से H प्लस और OH माइनस में टूटता है, और यहाँ से इधर से टूट जाएगा यहाँ से, तो C2H5OH के साथ अल्कोहल बन जाएगा, और ये H जाकर के इसमें जुड़ करके एसिटिक एसिड बना देगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार का रिएक्शन होता है। इसका जब वेग समीकरण हम लिखते हैं तो वो होगा कि H2O की सांद्रता 0, बहुत कम मात्रा चाहिए इसको, जल की बहुत कम मात्रा, और इसका एक अणु CH3COOC2H5, ये एक ईथर का कंपाउंड है। इसको क्या बोलते हैं? ईथर बोलते हैं। जब दोनों हाथ से दोनों तरफ अगर कुछ जुड़ा हो, कोई भी कार्बनिक कंपाउंड में कोई भी क्रियात्मक समूह जब दोनों तरफ जुड़ा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? ईथर। इसको बोला जाता है मिथाइल इथाइल या फिर इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, इस प्रकार से नाम आता है। जब नामकरण पढ़ेंगे, कार्बनिक कंपाउंड पढ़ेंगे, उस समय आपको बताया जाएगा डिटेल। तो इसका कोटि बताइए तो क्या आएगा? कोटि बताओ। 0+1, लेकिन आणविकता क्या होगी? एगो जल है, एगो ये कंपाउंड है, तो यहाँ पर तो दोनों इक्वल नहीं आया,
क्यों नहीं आया? क्योंकि कार्बनिक कंपाउंड, और इसको जल की बहुत कम मात्रा चाहिए, यानी लगभग 0 के बराबर इसको क्या चाहिए? जल चाहिए। किसी को कोई दिक्कत? तो यहाँ पर ये इक्वल नहीं होता है। आणविकता नॉट इक्वल टू कोटि। आणविकता क्या? अभिक्रिया की कोटि के बराबर नहीं होगा। ऐसे अभिक्रिया को बोलते हैं आभासी प्रथम कोटि अभिक्रिया। कोटि कितना है? प्रथम। तो प्रथम कोटि तो है, लेकिन आणविकता प्रथम नहीं आया है, तो इसको क्या बोलेंगे? आभासी प्रथम कोटि अभिक्रिया। क्या बोला जाएगा? आभासी प्रथम कोटि अभिक्रिया। अभिक्रिया अगर किसी का कोटि 2 आया है लेकिन आणविकता 2 नहीं है, कोटि 2 है आणविकता 2 नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? आभासी द्वितीय कोटि अभिक्रिया। किसी को कोई दिक्कत? आभासी को इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इमेजिनरी, या फिर एक शब्द आता है सूडो, झूठा के लिए। सूडो स्पेलिंग जानबूझ करके गलत होगा, क्योंकि एस से नहीं पी से शुरू होता है सूडो का। हाँ, जैसे साइकोलॉजी, नहीं साइकोलॉजी किससे शुरू होता है? पी से। पी से साइकोलॉजी का शुरू होता है कि फिलोसफी? ना, साइकोलॉजी का, साइकोलॉजी ही पी से शुरू होता है। नोट करिए तो जल्दी से नोट किया जाए। हाँ बोला, आवर में 0। हाँ, ये चीज इसमें कैसे पता चलेगा कि इसकी सांद्रता बहुत कम है? तो आप पहले तो ये बताएं कि कोटि का वैल्यू जो होता है ऊपर, वो प्रायोगिक वैल्यू होता है, प्रैक्टिकल से निकाला जाता है। दूसरा, कोई भी कार्बनिक कंपाउंड है तो उसको जल की बहुत थोड़ी सी मात्रा चाहिए होता है खराब होने के लिए। जैसे अगर आपके पास ग्रेफाइट है, उसको पानी में डुबा दीजिए, कहानी खत्म हो जाएगा पेंसिल का। कभी प्रयोग करके देखना। हाँ, जैसे कार्बन नहीं, ऐसा नहीं है। अब जैसे हीरा है, तो हीरा को पानी में डुबा दोगे वो टूटवे नहीं करेगा, तो कोई भी नहीं होता है, उसका एक फिक्स मानक होता है। कार्बनिक कंपाउंड का एक अपना गुण होता है, अपना प्रॉपर्टी होता है। तो जब कार्बनिक कंपाउंड पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको डिटेल से समझ में आएगा कि उसका क्या प्रॉपर्टी होता है, किस तरह से वो काम करता है। देखिए, बहुत हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से रिलेटेड होता है। अगर सब कुछ को हम एक ही साथ पढ़ाने लगे तो फिर चैप्टर खत्म कहियो नहीं होगा। तो अभी इतना जानिए कि जल का बहुत कम मात्रा प्रयोग में लिया जाता है, इसलिए इसकी सांद्रता 0 होती है। जब स्पेशली कार्बनिक कंपाउंड पढ़ेंगे तो इसका गुण, प्रॉपर्टी, कैसे काम करता है, बंध, ये सब वहाँ पढ़ेंगे। ठीक, पार्ट बाय पार्ट बांट करके पढ़ोगे तो आसान रहेगा। नोट कर लिए? हुआ जी? जल्दी करो, हम तो देखिए रहे हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। उचित विन्यास के साथ 3 से अधिक अणुओं के एक साथ संघट्ट के बाद अभिक्रिया करने की संभावना अत्यंत कम हो जाती है। पॉइंट उचित विन्यास के साथ। भूषण जी का तबीयत खराब है? उचित विन्यास के साथ 3 से ज़्यादा, ऐसे नहीं, ऐसे लिखाता है ना, ज़्यादा गलती लिख दी। ओह, ऐसे होता है ना, 3 से ज़्यादा अणुओं के आपस में संघट्ट करके, 100 के ख लिख रहे हैं, मतलब हद स्थिति, संघट्ट
करके अभिक्रिया करने की संभावना अत्यंत कम होती है, अत्यंत कम होती है। एक साथ संघट्ट करने का मतलब यह है कि प्राथमिक अभिक्रिया में जो एक ही पद में पूरा होता है, 3 से अधिक अणु एक साथ संघट्ट करके अभिक्रिया करने की संभावना बहुत कम जाता है। अगर 3 से ज़्यादा अणु अगर है तो वो ज़्यादातर 2 पद में या 3 पद में पूरा होता है, तो इसलिए आणविकता 3 से ज़्यादा होने की संभावना अत्यंत कम हो जाती है। मतलब 2-4% चांस है कि 3 के बाद 4 भी आणविकता हो सकता है, लेकिन 90% 95% चांस ये है कि 3 से 4 नहीं होगा, 3 तक ही आणविकता होगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, यहां तक कि लिखिए, दूसरा कलर से लिख देते हैं, लिखो, यहां तक कि त्रिअणुक अभिक्रिया, त्रिअणुक मतलब आणविकता 3, यहां तक कि त्रिअणुक अभिक्रिया के भी होने की संभावना कम होती है तथा अत्यंत धीमी गति से होती है, अत्यंत धीमी गति से होती है, अत्यंत धीमी गति से होती है। हो गया, वंस मोर, लिखिए, लिखिए, अतः जटिल अभिक्रिया में स्टाइकियोमेट्री, हिंदी में लिखते हैं रस समीकरण मीतीय गुणांक तीन से गुणांक की संख्या 3 से अधिक होनी चाहिए, और एक से अधिक पदों में अभिक्रिया पूरा होना चाहिए। एक से अधिक पदों में अभिक्रिया पूरा होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देख लो जटिल अभिक्रिया का, KClO3 FeSO4 प्लस H2SO4, ये 3 को लिया जाता है, ये 6 को लिया जाता है।
तब क्या बनता है KCl FeSO4 इसका कुछ बनेगा और प्लस जल Fe2SO4 होल 3 Fe2SO4 होल 3 2 माइनस तो 6 और 3 प्लस तो 6। इसको बैलेंस करने के लिए 3 लगा दीजिए, 3 लगा दीजिए, यहाँ पर भी 3 लगाएंगे और यहाँ पर भी 3 लगाएंगे। तो ये कंपाउंड है KCl। यहाँ पर C छोटा नहीं है, बड़ा है। C का मतलब है कार्बन। देखो यहाँ, तो क्या इसकी आणविकता बताओ, क्या इसका जो आणविकता होगा A गो और 6 गो, 7 गो और 3 गो, क्या इसकी आणविकता 10 होगी? जटिल अभिक्रिया का आणविकता 10 होगा, 10 होगा। आणविकता सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक अभिक्रिया के लिए परिभाषित होती है और आणविकता 3 से अधिक होने की संभावना बहुत कम। तो हो सकता है कि 1-8% चांस है कि 4 हो जाए, 10 तो नहीं होगा। ठीक है, तो आणविकता सिर्फ प्राथमिक अभिक्रिया के लिए परिभाषित होती है और ये प्राथमिक अभिक्रिया नहीं है। कैसा है? जटिल अभिक्रिया। किसी को कोई दिक्कत? यहाँ प्राथमिक अभिक्रिया है नहीं? नोट कीजिए तो जल्दी से। हो गया? जल्दी करो। भगई अजी भाई जी, नहीं हुआ? हो गया? बेकार पीछे कर दी। देखो एक सही इसी पर लिख लेते हैं। अज अज इसकी कोटि, ओए देखो इसकी कोटि 2 होती है। जो अभी पिछले पेज पे जो रिएक्शन लिखे हैं उसका अभिक्रिया की कोटि क्या है? 2। उसमें तो अब अभिक्रिया की कोटि कैसे निकाला जाएगा? तो वेग व्यंजक लिखेंगे और उसका पावर कैसे पता चलेगा? तो उसका पावर प्रायोगिक वैल्यू। अगर आप वहां से देखते हैं तो एक जगह था, देखो दिखाते हैं, देखो इसका पावर कुछ नहीं है आगे, इसका मतलब 1, इसका पावर आगे 6 और इसका पावर 3। तो इसका कोटि कितना आना चाहिए? 10। कोटि कितना आना चाहिए? लेकिन कोटि होता है कितना है? 2। तो फिर इसकी आणविकता कैसे पता चलेगी? ठीक है, तो जो कोटि होता है वो प्रायोगिक मान पर डिपेंड करता है। अगर ऐसा होता है, कैसा होता है? ऐसा होता है। जो अभिक्रिया अनेक पदों में होती है उस अभिक्रिया का कुल वेग, लिखिए, जो अभिक्रिया अनेक पदों में होती है, अनेक पदों में होती है, उस अभिक्रिया का कुल वेग या कुल अभिक्रिया वेग मंद गति वाले पद पर निर्भर करती है। का कुल अभिक्रिया वेग मंद गति वाले पद पर निर्भर करती है, निर्भर करती है।
सबसे धीमी गति वाला जो पद होगा उसी पर क्या होगा, निर्भर करेगा। जिसे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, जिसे वेग निर्धारक पद कहते हैं, जिसे वेग निर्धारक पद कहते हैं, जिसे वेग निर्धारक पद कहते हैं। हो गया? जिसे वेग निर्धारक पद कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपटीशन चल रहा है किसी भी चीज़ का, कुछ बनाने का या कुछ खाने का, तो उसमें दो चीज़ हैं। जैसे अगर आप कुछ बना रहे हैं, क्या बनाया जाए, गोलगप्पा अगर बनाना है मान लो, तो उसके लिए तीन चीज़ बनाना पड़ता है। एक पानी होना चाहिए, दूसरा चोखा, और तीसरा आज ठीक है। तो इमली का पानी बनाना तो आसान है, इमली को उसमें रख दीजिए और घोर दीजिए, तो वो लगभग सब। अरे सुनो तो, मतलब तुम लोग अब खाने पर ही चले जाते हो, यही तो दिक्कत है। ऐसा हाँ पूरा, लेकिन टेस्ट का मजा लेकर रहेंगे। तो जो पानी है वो आसानी से सब बना सकता है, तुरंत बन जाएगा। सब सेम टाइम में भी बना सकता है, रख के मिला देगा। हो सकता है किसी का स्वाद कम आएगा किसी के पानी का, लेकिन बना तो सब सकता है। दूसरा ये है कि जो फोचका होता है, वाटर बॉल्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, वाटर बॉल्स, तो वो कोई घर से बनाएगा या फिर कोई खरीद करके लाएगा रेडीमेड वाला, तो वो क्या होता है, वो भी आसानी से आप ला सकते हैं। टाइम किस में लगेगा, आलू छील करके चोखा बनाने में टाइम किस में लगता है, उसी में। तो ये जो फोचका बनाने वाला काम है, ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा। अगर दो इंसान हैं, दोनों बना रहा है, तो डिपेंड इस पर करेगा कि कौन कितना जल्दी चोखा बना लिया है। जो जितना जल्दी चोखा बनाएगा वो विनर हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब तो आसान है। समय किस में लगेगा, यानी धीमी गति का प्रक्रिया कौन है, चोखा बनाने वाली प्रक्रिया बहुत धीमी है। उसी तरह से अगर कोई अभिक्रिया हो रहा है तो उसमें जो पद धीमा होगा, जब तक वो पूरा खत्म नहीं होगा, अब मान लीजिए जब तक आप चोखा नहीं बनाइएगा तब तक किसी को खिला सकते हैं, तो जब तक धीमी गति वाला जो, खाली पानी भर के दे दो, सुनो, जब तक धीमी गति वाला प्रक्रिया खत्म नहीं होगा, वो पद पूरा नहीं होगा, तब तक अभिक्रिया पूरा तो हो नहीं सकता है, तब तक अभिक्रिया पूरा नहीं। अब जो चीज पहले बन गया वो बन के अब सुस्ता रहा है, तो जल्दी करो, अभिक्रिया वेग पिछुआ रहा है, तो धीमी गति से जो हो रहा है वही वेग को तेज करेगा या फिर धीमा करेगा। किसी को दिक्कत, जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखो, हाँ सब टेस्ट का मजा लेते रहो। एक होता है H2O2, इसका नाम कोई बता सकता है? नहीं, डायरेक्ट सरेंडर बोल देता है। देखो पर ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, पर ऑक्साइड, ठीक है। इसमें जब देखिएगा आपका ऑक्सीजन का पावर -1 मिलेगा, ऑक्सीजन का जो क्या आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था -1, तो -1 को क्या बोलते हैं, पर ऑक्साइड। देखो ध्यान दो, अगर ऑक्सीजन का जनरली कितना होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट -2, तो इसको बोलेंगे ऑक्साइड। कहीं पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाए तो पर ऑक्साइड, क्या बोलेंगे, पर ऑक्साइड। कहीं पर ऑक्सीजन का पावर -1/2 हो जाए तो इसको बोलेंगे सुपर ऑक्साइड, क्या बोला जाएगा, ठीक है, सुपर ऑक्साइड। जनरली जो निगेटिव वाला होता है, जिसका क्या कहते हैं उसको, वैद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, उसी के आधार पर नाम दिया जाता है। जैसे NaCl, एक नाम बताते हैं आपको, ये सब नॉर्मल पहचानने का क्षमता होना चाहिए आप लोग का। सोडियम है और क्लोरीन है, इसमें इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्यों क्लोरीन सोडियम का है नहीं बोल सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। कारण ये है कि किसके आधार पर नाम दिया जाता है, जिसका वैद्युत ऋणात्मक क्षमता अधिक हो।
इन दोनों में क्लोरीन का वैद्युत ऋणात्मक क्षमता अधिक होता है, इसलिए क्लोरीन के आधार पर नाम दिया जाएगा। तो क्लोरीन रहेगा तो क्लोराइड बनेगा, आयोडीन रहेगा तो आयोडाइड बनेगा, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमाइड बनेगा। समझ गया? कोई भी अणु हो गया। अब जैसे HF है, ओह, अगर HF है तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्या होता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड, क्योंकि फ्लोरीन का तो सबसे ज्यादा होता है वैद्युत ऋणात्मकता। तो जिसका वैद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होता है उसी के आधार पर नाम दिया जाता है। तो ये चीज तो अलग था इससे। देखो H2O2 को अगर आयोडीन, H2O2 में आयोडीन मिलाते हैं तो जल बन जाता है और ऑक्सीजन बाहर हो जाता है। बैलेंस करने के लिए आप, बैलेंस है नहीं, उधर 3 गो ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 लगाइए तो 4 गो ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 लगा दीजिए। देखो तो बैलेंस हो गया? नहीं, कैसे होगा? अब ये जो अभिक्रिया है ये एक पद में नहीं होता है। प्रथम पद देखो, पद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टेप। चलो स्टेप लिख दो। स्टेप 1, S1 का मतलब क्या है? स्टेप 1। पहले आयोडीन IO बनता है, H2O2 के साथ आयोडीन जुड़ता है और क्या बनता है? तो H2O बनता है और उसके बाद IO बनेगा। फर्स्ट स्टेप में ये बनता है मंद पद, और ये बहुत धीमी होती है, मंद होती। मंद का मतलब क्या? धीमी। स्टेप 2 में क्या होता है? ये जो अभिक्रिया होती है ये क्षारीय माध्यम में होता है। हाँ, ना समझे है तो? हाँ तो वही तो बोल रहे हैं, देखो ना पूरा ऊपर वाले में आयोडीन अभिक्रिया के बाद खत्म हो गया पूरा। देखो दोनों पद देखोगे तब समझ में आएगा। उसके बाद क्या होता है? H2O2 IO से रिएक्शन करता है। H2O2 जो होता है वो अब किसे रिएक्शन करेगा? IO से रिएक्शन करेगा। देखो कहीं पर भी आपको ये समझो, अगर कहीं पर H+ लिखा हुआ मिल जाए किसी अभिक्रिया में H+, तो आप समझिएगा कि एसिडिक मीडियम है, अम्लीय माध्यम। और जब OH- लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब क्षारीय माध्यम है, बेसिक मीडियम। क्यों? क्योंकि अम्ल H+ आयन देता है और क्षार OH- आयन देता है। तो ये सब पता होना चाहिए आपको। यहाँ बनेगा H2O + O2। ये है दूसरा स्टेप 2। ये जो होता है तीव्र गति से होता है। ये कैसी गति से होती है? तीव्र गति से। जब हम नेट रिएक्शन देखते हैं, इससे ये खत्म हो जाएगा और कुछ खत्म होने वाला है? H2O क्या गो? H2O, सॉरी H2O नहीं, H2O2। क्या गो H2O2? 2 गो। क्या है? I-। मीडियम कैसा है? क्षारीय। इधर क्या बचा? H2O क्या गो? आयोडीन कहाँ गया? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी? हाँ बोलो। मतलब तो LHS और RHS टर्म कटता है, सेम टर्म में आप नहीं काट सकते हैं। ये दोनों LHS में ही है। अगर एक H2O2 इस साइड रहता तो काट सकते थे हम, दोनों सेम साइड है तो कैसे काट दीजिए? अगर इधर से H2O2 काट दीजिए, इधर से H2O काट दीजिए, ये क्या कहानी खत्म हो जाएगी। मैथ में भी ऐसा ही होता है, आप सेम साइड का नहीं काट सकते हैं। इक्वल के उस साइड वाला से इक्वल के इस साइड वाले को काट सकते हैं, एक ही साइड वाला को नहीं काटते। एक ही साइड वाले को तब काटते हैं जब एक पॉजिटिव में और एक निगेटिव में हो। तो इस साइड जो निगेटिव में है उस साइड जाकर के वो क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। तो दोनों साइड सेम है, इधर भी पॉजिटिव में इधर भी पॉजिटिव में, तभी काट सकते हैं आप। ठीक है, अब इसमें एक शंका ये है कि IO आखिर गया कहाँ? आयोडीन गया कहाँ? तो जो टर्म कट जा रहा है दोनों में सेम है उसको बोलते हैं मध्यवर्ती। उसको क्या बोलते हैं? बिचौलिया, अगुआ, मध्यवर्ती। क्या बोलते हैं?
मध्यवर्ती। और अगुआ का यही काम है कि जब तक शादी हो रहा है तब तक बहुत बढ़िया, दोनों तरफ का बड़ाई होगा, और जब जहां झगड़ा हुआ फोन बंद। कोई भी चीज का, जैसे मान लो एक निश्चित होता है कि हाँ शादी के बाद एगो चेन देना है, अब अगुआ को कहा जाएगा ये करार हुआ था अभी तक नहीं मिला, उसके बाद क्या, अब हमार काम खत्म, अब आप समझिए। व्हाट इज दिस? नहीं, जैसा अगर मान लो, छोड़ो वो बोला नहीं दूसरे। कोई अगर दिक्कत होता है तो अगुआ उसके बाद क्या कहता है, अब मेरा काम खत्म, वो फोने नहीं उठाएगा, उसको उससे अब कोई मतलब नहीं, भले शुरुआत में कितनों बड़ाई करता है लेकिन बाद में उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो मध्यवर्ती होते हैं, देखो साइलेंस हो गया, इधर समझो। ये जो मध्यवर्ती है, जो अगुआ है, काम खत्म होने के बाद वो रहता है, बात गाली सुनने के लिए कहला रहेगा, तो इसीलिए यहाँ जो मध्यवर्ती है ये नेत्र अभिक्रिया में नहीं रहता। साइलेंस नेट रिएक्शन में नहीं रहता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये जो मध्यवर्ती है ये नेट रिएक्शन में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और आपको अब आप बताइए कि फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप अभिक्रिया का वेग किस पर डिपेंड करेगा, पहलका वाला पर कि दूसरा वाला पर? दोनों पर। ये तो तीव्र गति से है, यानी कि ये पहले हो जाएगा, ये इंतजार करता है कि IO माइनस बने, जब IO माइनस जैसे ही बनेगा वैसे ही ये चीज बन जाएगा, तो इसको बनने में टाइम लगता है, ये बहुत धीरे गति से होता है, तो इसी पर निर्भर करेगा वेग, किस पर निर्भर करेगा, वेग की गति, अभिक्रिया का वेग। मंद गति वाली रिएक्शन पर निर्भर करेगा। आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। आगे पेज बढ़ा दें, नहीं किए हैं तो जल्दी से लिख लीजिए। ये तुम लोग इमेजिन क्या लिए करने लगते हो, लिखो ना चुपचाप। हद स्थिति है, समय आएगा तो हो जाएगा, सब समझ होगी। अगर मान लो इसमें, सुनो ओए, मान लो इसमें से कोई जाता है घर पे और रिवीजन करने के लिए बैठता है, अब वो IO अगुआ का काम करता है, बिचौलिया का काम करता है, घर पे अगर मान लो इसे बोल बोल करके याद करेगा, उधर से मम्मी आएगी बेलना लेके, नालायक, ये सब पढ़े जा रहे। हो गया ये हो गया। एक फिल्म देख, एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें क्या होता है कि जाता है स्कूल और वहां पर एक चेकिंग आते हैं, शांत रहो, हाँ फिल्म का ही शॉर्ट वीडियो काटा हुआ है, तो वहां पर एक चेकिंग आते हैं, सुनो ना, वहां पर एक चेकिंग आता है, तो वो बोलता है कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ घूमता है और पृथ्वी लटका हुआ है, अंतरिक्ष में क्या है, लटका हुआ। अब वो घरे जाके एकदम गुस्सियाल रहता है और मम्मी को कहता है स्कूल वाला सब, हम कल से स्कूल नहीं जाएंगे, तो सबको कुछ नहीं आता है, बुर्बक सा। तब बताओ पृथ्वी कोई चीज आसमान में कैसे लटक सकता है, चप्पल फेंक के दिखाता है, देखो कहाँ लटका। उसके बाद कहता है कि, बोलता है कि बोलो पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाता है, हाँ तो शेषनाग कहाँ गया, पृथ्वी तो शेषनाग के सर पे है ना। मतलब उसका एक्सप्रेशन देखने लायक रहता है, उसको कुछ नहीं आता है। चलिए लिखिए तो हेडिंग लगाइए, अभिक्रिया और कोटि में अंतर, हाँ सॉरी, आणविकता और कोटि में अंतर, अभिक्रिया बोल दिए थे, आणविकता और कोटि में अंतर।
आणविकता एवं कोटि में अंतर। हाँ, आप जैसे भी बना, अगर एक पेज को 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, वैसे कीजिए, फाड़ना नहीं है। और नहीं तो पहले इसको लिखिएगा फिर इसको लिखिएगा, जैसे आपकी इच्छा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोनों को? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोलो। इसको इंग्लिश में मोलेकुलरिटी, ठीक है। इसको ऑर्डर, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर, कोटि। देखो, इसका निर्धारण सैद्धांतिक रूप से होता है। साइलेंस। इसका निर्धारण सैद्धांतिक रूप से होता है। सैद्धांतिक, सही लिखा है ना? ना, गलती हो रहा है, ऐसे नहीं लिखा था, सैद्धांतिक ऐसे लिखा था। सैद्धांतिक रूप से होता है, जैसे भी लिखाता हो आप देख लीजिए एक बार। थोड़ा मोड़ा शब्द में कोई कोई शब्द होता है जिसमें तकलीफ हो जाता है। इसका बताइए, इसका निर्धारण प्रायोगिक रूप से होता है। इसका निर्धारण प्रायोगिक रूप से होता है। जैसे आप लोग मैथ में एक चीज कहीं कहीं देखे होंगे, यह परिभाषित है, लिखा हुआ नहीं मिलता है मैथ में, या इस थ्योरी द्वारा परिभाषित है या इसके द्वारा परिभाषित है, परिभाषा से इसका मान 1 है, इस प्रकार का कुछ टर्म आता है मैथ में। सैद्धांतिक को इंग्लिश में बोलते हैं थ्योरेटिकल, और प्रायोगिक को प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकल का मतलब है कि थ्योरी के माध्यम से आया, सिद्धांत के माध्यम से, और प्रायोगिक का मतलब है कि प्रयोग के आधार पर आया, कुछ प्रयोग किया गया है, उसके डाटा का आकलन किया गया है, उसके आधार पर दिया गया। जैसे सैद्धांतिक रूप से अगर बताया जाए इसमें कि इस क्लास में कितने विद्यार्थी प्रेजेंट होंगे, अगर अटेंडेंस पर 40 गो हैं, सैद्धांतिक रूप से बता सकते हैं कि 35 के आसपास होगा, लेकिन कंफर्म नहीं बता सकते हैं। सैद्धांतिक जो होता है ये कंफर्म नहीं बता पाता है, लेकिन जब प्रायोगिक है तो हम देख लेंगे, आकर के प्रयोग कर लेंगे, काउंट कर लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। प्रायोगिक भी एक बार नहीं, अब जैसे कोई आया काउंट करके चला गया, वो बोल रहा है कि 35 गो, फिर कोई दूसरा आया ना 35 गो ना, हम तो काउंट किए तो 36 गो आया है, फिर दूसरा कहेगा ना ना 36 गो नहीं 34 गो आया है। अब क्या करेंगे, तीनों को जोड़ करके 3 से भाग कर दीजिए। तो जितना ज़्यादा बार आप आकलन कीजिएगा, शुद्धता उतना ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। एवरेज जब इसका निकालिएगा तो 35 ही आएगा। एवरेज कितना आएगा, आप जोड़ करके एवरेज निकाल सकते हैं, बीच वाला 35 ही आपका एवरेज आने वाला, नहीं आएगा उतना। चलो, तो इन दोनों में ये अंतर होता है, ठीक है। तो वो प्रयोग के आधार पर मिलता है, ये सिद्धांत के आधार पर मिलता है। अगला लिखिए, यह सिर्फ धनात्मक पूर्णांक होता है, यह सिर्फ धनात्मक पूर्णांक होता है। यह 0, निगेटिव, पॉजिटिव तथा अपूर्णांक भी हो सकता है, तथा अपूर्णांक भी हो सकता है। अब अपूर्णांक क्या है, अपूर्णांक भी हो सकता है। क्या बता सकते हैं अपूर्णांक किसको बोला जाएगा? जैसे एक आध एग्जाम्पल बता दो। 1/2 पूर्णांक नहीं है,
1/2 पूर्णांक है कि नहीं है? नहीं है पूर्णांक। पूर्णांक कहते किसको है? इंटीजर नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर, फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शन, इंटीजर ही बोलते हैं। देखो 0.1 2 3 4 कोई भी पॉइंट में भी अगर आता है तो उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। पूर्णांक बोलते हैं पूर्ण संख्या और पूर्णांक में थोड़ा सा के डिफरेंस होता है। पूर्ण संख्या 1 2 3 4 जो गिनती वाली संख्या होती है उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं, और पूर्णांक मतलब वो 0 1 2 उसके बीच में जितना भी आता है सब क्या होता है? पूर्णांक। कहने का मतलब है अपूर्णांक मतलब इमेजिनरी नंबर भी हो सकता है। इमेजिनरी नंबर किसको बोलते हैं? √(-1). याद करिए वो दिन जब आयोटा पढ़ाए थे आपको क्लास में, याद आ गया? तो इसको अपूर्णांक भी बोला जाएगा। तो इस प्रकार अब प्रायोगिक वैल्यू है तो प्रयोग के आधार पर जरूरी थोड़ी है कि 1 ही आएगा कि 2 ही आएगा। जब प्रयोग करेंगे तो पता चलेगा। उसी तरह से जब प्रयोग किया गया था डीएनए में तो पता चला कि डीएनए नहीं, उसके अंदर आरएनए भी होता है, उसके अंदर डबल हेलिक्स संरचना भी होती है। तो प्रयोग के आधार पर कुछ भी निकल सकता है। जैसे होता है कि खोज करे किसी और का और मिल गया कोई और चीज, तो जो मिला है उसका तो खोज नहीं कर रहा। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे। इसका अधिकतम मान 3 है। इसका अधिकतम मान 3 होता है। इसका कोई मान अधिकतम या न्यूनतम नहीं होता है। प्रयोग के आधार पर पता चलेगा कितना आएगा। कैसे कह दिया जाए कि हाँ इससे कम नहीं आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता है? ये केवल प्राथमिक अभिक्रिया के लिए परिभाषित है। ये केवल प्राथमिक अभिक्रिया के लिए परिभाषित है। परिभाषित है। ये प्राथमिक तथा जटिल दोनों अभिक्रिया के लिए परिभाषित है। अभिक्रिया की कोटि दोनों अभिक्रियाओं के लिए आप निकाल सकते हैं, लेकिन आणविकता सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक अभिक्रिया के लिए निकाल सकते हैं। एक पॉइंट और है, हटेगा इसमें। जटिल अभिक्रिया के लिए मंद पद की आणविकता कोटि के बराबर होती है। कोटि के बराबर होती है, बराबर होती है। ठीक है, जटिल अभिक्रिया के लिए मंद पद की आणविकता कोटि के बराबर होती है। जटिल अभिक्रिया में जो स्लो रिएक्शन होगा, जो स्लो वाला पद होगा, धीमी गति से होने वाली पद का,
आणविकता और कोटि क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन कोटि में लिखेंगे जटिल अभिक्रिया के लिए कोटि मंद पद की कोटि होती है। जटिल अभिक्रिया जटिल अभिक्रिया की कोटि मंद पद की कोटि होती है। शुरू में ज़्यादा बड़ा बड़ा लिख दिया था ना, देखो जैसे यहाँ पे इतना जगह खाली, इधर भी, तो लास्ट में जगह कम पड़ी है, कोई बात नहीं, होता है। जटिल अभिक्रिया की कोटि मंद पद की कोटि होती है। जटिल अभिक्रिया की कोटि मंद पद की कोटि होती है। जटिल अभिक्रिया की कोटि मंद पद की कोटि होती है। क्या किया जाए है, छोड़ दिया जाए, ये जल्दी थोड़ा से नहीं पूछते हैं। परीक्षा 9 बजे से ना है। आसपास में लिखवाने के लिए बोले थे तुम लोग को, तो हो गया, ये नोट कर लिए। क्या किया जाए, शून्य कोटि का समाकलित वेग समीकरण नहीं पढ़ोगे? कर ले, प्रशांत जो बोलेगा वही करेंगे। ओए शांत रहो, बोलो, कॉपी बंद कर रहा है ये। समझ जाए ना, बड़ी खतरनाक है जी। साइलेंस। ओए कृपया आपस में बातचीत ना करें। हो गया, ये लिख लिए। आधे पढ़ाए आज। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण पढ़ना है। अरे शांत रहो। उसके बाद प्रथम कोटि का समाकलित वेग समीकरण आएगा। देखो, शून्य कोटि का समाकलित वेग समीकरण पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी अर्धायु पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी आयु पढ़ेंगे। उसी तरह से प्रथम कोटि का समाकलित वेग समीकरण, फिर उसका अर्धायु, फिर उसका आयु। और शांत रहो। यहीं से आपको ये पता चलेगा कि जो परमाणु बम होता है उसका रेडियो एक्टिव, ये क्या होता है, जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं उसका जो आयु अर्धायु होता है वो 3200 साल होता है। नहीं है इसमें, साइलेंस। कितना होता है? 3200 साल। यानी कि सुनो, अगर 1 केजी आपके पास है यूरेनियम, तो वो क्या होगा, 3200 साल बाद 500 ग्राम होगा। खत्म नहीं होगा, 3200 साल बाद आधा होगा उसका, और फिर अगले 3200 साल बाद ये कितना होगा, 250 ग्राम। फिर उसके अगले 3200 साल बाद, हाँ,
तो समझ में आ रहा होगा कि परमाणु बम से लोग इतने डरते क्यों हैं। हाँ अच्छा 2500 लिख दिया हो, अब ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग अच्छे से जाकर के एग्जाम दीजिए, क्लास 12 में जाइए, नहीं 12 में तो जा चुके हैं, सॉरी, अच्छे से एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।